please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आखिरी सौदा में अब बात करते हैं बलरामपुर चीनी की। देखिए 3% ऊपर है शेयर, 75 का टारगेट और ये पहले ही हिट हो चुका था। नंबर्स अब आए हैं, आय घटी है, 1000 करोड़ पर आंकड़ा आया है। मुनाफे पर भी आप देखें तो दबाव ही देखने को मिला है, घटकर 74 करोड़ पर। तो आंकड़े के लिहाज से खराब प्रदर्शन प्रदीप। बिल्कुल, तो यहाँ पर बलरामपुर चीनी के रेवेन्यू जो है करीब 1000 करोड़ पे 1140 करोड़ के सामने, तो यहाँ पर साफ तौर पे गिरावट है। मुनाफा 120 करोड़ के सामने इस वक्त आप देखिए तो 74 करोड़ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि स्टॉक पर अगर आप नज़र डालें तो इसमें एक उछाल देखने को मिला है। अनुमान के मुकाबले क्या ये बेहतर नज़र आता है? आशीष, ट्रैक कर रहे हैं आप बलरामपुर चीनी, इस समय क्या कॉल देंगे? बिल्कुल बेहतर नज़र आते हैं प्रदीप, कि मार्च क्वार्टर में तो आपको ध्यान हो कंपनी ने आई थिंक 40 या 42 करोड़ के आसपास का नुकसान किया था। तो अब यदि इतना प्रॉफिट में आ गई है तो एक ये पॉजिटिव नंबर है। सेकंड, शुगर के जो स्टॉक्स हैं उनमें इतनी गिरावट आ चुकी है कि अब कोई बहुत ज़्यादा यहाँ से गिरावट पॉसिबल नहीं है। तो मेरा मानना है जैसे पेपर में हुआ या सीमेंट में हुआ कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट आ गया है, अब आपको उन स्टॉक्स में वैल्यू नज़र आने लगती है। तो वही अभी बलरामपुर चीनी में हो रहा है और आई थिंक नतीजे तो मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि एक तो स्टॉक को सभी ने राइट ऑफ कर दिया था कि ये शायद स्टॉक और नीचे जाएगा, बट ये जो नंबर्स आए उसके बाद मेरा मानना है कि स्टॉक में एक थोड़ा सा रिबाउंड बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। ओके, तो पुल बैक आएगा। और इनफैक्ट आज दोपहर में ही हम इसकी चर्चा कर रहे थे, तो मोहर तो आप पहले ही लगा दीजिए। 75 का पहला टारगेट था, दूसरा टारगेट एक्सटेंड करके आज प्रकाश ने कहा था 77 के लेवल्स देखने को मिलेंगे और वो भी हिट हुआ। देखिए 77.20 है डेज हाई, तो यहाँ पर ऐसे बन गए हैं। अब पोजीशन क्या निकालें या होल्ड करें? निकाल देना चाहिए, एक बार पैसा मिल गया तो निकल जाएगा। ट्रेड लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नहीं लगता है, पैसा ले लो। ओके, तो प्रकाश कह रहे हैं अब आपके हाथ मुनाफा है तो एग्जिट कर ले। साथ ही कनोरिया केमिकल्स, यहाँ पर भी काफी तगड़ी तिमाही देखने को मिली है। रेवेन्यू बढ़ा है और 8 करोड़ पर रेवेन्यू आया। साथ ही साथ अगर कंपनी के मुनाफे के आंकड़े पर भी नजर डालें तो इसमें भी एक उछाल देखने को मिला है। दरअसल लॉस मेकिंग कंपनी थी ये, पिछले साल इसी तिमाही में 6 लाख का लॉस था। इस बार ये कंपनी ने करीब 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाकर दिखाया है। तो ये है कनोरिया केमिकल्स और स्टॉक 11% ऊपर। प्रकाश फटाफट इस पर भी राय दे दीजिए, कुछ लेने लायक बचा है इसमें या भाग गया? भाग तो गया हुआ है, शॉर्ट टर्म के लिए मुनाफा गुड बुक कर देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है अब भी इसमें ट्रेंड जो है स्टिल इंटैक्ट अप है। इसका टारगेट मुझे 95 की 96 की तरफ नजर आता है, स्टॉप होगा 72 का। ओके, तो 72 के लेवल्स पर स्टॉप लॉस लगाइए, आगे 95 की तैयारी करें। नतीजे तो आते रहेंगे, हम आपको अपडेट भी देंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी आपको मिलेगी। लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों के चार्ट्स की ओर से क्या इशारा है? निफ्टी बैंक देखिए ऊपरी लेवल से काफी हल्का हो चुका है, अब सिर्फ 97 अंकों की बढ़त रह गई है। प्रदीप, क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल, तो चूंकि आपने निफ्टी बैंक की तरफ इशारा किया है तो उसी पे पहले नजर डालते हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक में गिरावट बहुत तेज़ी से आई है। पिछले कुछ आधे घंटे के दौरान हमने जिस तरह से इसको फिसलते हुए देखा है, अब ये देखिए आपके सामने चार्ट है। इंटरेस्टिंगली आपको मैं जब निफ्टी का चार्ट भी दिखाऊंगा तो अब देखिएगा दोनों चार्ट किस तरह से मिलते जुलते हैं। तो हमने एक तेज़ी के बाद 2 दिनों का कंसोलिडेशन देखा था, ये आर्ली चार्ट्स हैं। तो ये कल का ट्रेड है, गैप के साथ खुले और इस दायरे में रहे, माफ़ कीजिएगा ये सोमवार का ट्रेड है। और फिर मंगलवार, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कहाँ सोमवार खत्म हुआ और कहाँ मंगलवार शुरू हुआ। ये जो बीच की लकीर है, मंगलवार को देखिए ऊपर खुले और फिर इसी दायरे में, जो सोमवार का दायरा था उसी में घूमते रहे। आज भी इसी दायरे में खुले, लेकिन 10 बजे के बाद हमने ये एक ब्रेकआउट देखा। तो ये जो ब्रेकआउट दिखा वो बहुत ही डिसाइसिव था, जिसके चलते हमने शॉर्ट कवरिंग भी देखी और ऊपर की तरफ एक अच्छी खासी रैली आई। लेकिन अब ये थोड़ा सा अफसोस ही हम कहेंगे, थोड़ा सा वीकनेस का संकेत आ रहा है कि हम फिर से इस रेंज में वापस आ गए हैं। और ये बता रहा है कि शायद मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वरना आप इस रेंज में वापस नहीं लौटते। ये जो अपर बैंड है इसके ऊपर टिकने की आप कोशिश करते हैं, उसमें अभी तक हम कामयाब नहीं हो रहे, तो ये थोड़ी चिंता की बात है। लेकिन अभी चिंता इतनी नहीं है, बढ़ेगी कब? ये जो बड़ी आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं 10 बजे के बाद की, जिसमें ब्रेकआउट दिया है, इसका जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 27,915 के आसपास के लोज हैं, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए बाजार को, निफ्टी बैंक को, आप ये मानकर चलिए। अब देखिए ऐसा ही मिलता जुलता सा पैटर्न आपको निफ्टी में भी नजर आएगा, वो आपके सामने लाते हैं। ये आप देख रहे हैं हूबहू
2 दिन का कंसोलिडेशन, ये सोमवार, ये मंगलवार, सोमवार कहाँ खत्म हुआ, मंगलवार कहाँ शुरू हुआ, पता नहीं चला। उसके बाद आज का ट्रेड ऐसे ही 10 बजे के बाद ब्रेकआउट, एक तेज़ी, और फिर पिछले घंटे में हम नीचे लौटते हुए नजर आ रहे हैं। तो करीब करीब हूबहू मिलती जुलती सी तस्वीर आपको दोनों ही इंडेक्स पर बनती हुई दिखाई दे रही है। एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आज की स्ट्रैटेजी आपको बताएं, उसके पहले ऑप्शन ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं ये उस पर नज़र डालते हैं और उससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा। ये देखिए 11,300 के पुट, ये हमने कल भी आपको बताया था, सबसे ज़्यादा पोजीशन है, आज और मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। तो 11,300 का तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है, वो और स्ट्रॉन्ग हो गया है और आज 11,400 पे भी राइटिंग हो रही है। तो अभी आप जो गिरावट देख रहे हैं उसमें 11,400 के आसपास या इसके कुछ नीचे जाने पर आपको तुरंत सपोर्ट मिलेगा, इसकी पूरी गुंजाइश बनती है। आज हमने आपको सुबह कहा था कि किसी भी गिरावट में आप निचले स्तरों पे खरीदारी करेंगे, तो 11,380 के आसपास से हमने बाउंस दिया, तो नीचे सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। इसी तरह से अगर आप देखें 11,400 की राइटिंग जहां आप देख रहे हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी आज पुट राइटिंग का ही जोर है। बैंक निफ्टी में चूंकि कल वीकली एक्सपायरी है, इसलिए एक छोटे दायरे में आप पोजीशन सब बनती हुई देख रहे हैं और एक्सपायरी के हिसाब से 27,900 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर पोजीशन बनी हुई है 27,900 के पुट में, और ये और आज एडिशन हुआ है। तो 27,900 इंटरेस्टिंगली आप याद कीजिए, जब मैंने चार्ट पे देखा था तो 27,915 वो लेवल था जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था, और पुट के आंकड़े भी उसी के साथ मेल खाते हैं। 27,900 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो ऐसा लगता है जिस तरह की राइटिंग है और बढ़ रही है पिछले 2 दिनों से, इसके ऊपर ही एक्सपायरी होगी, इसकी पूरी संभावना है। तो फिलहाल वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। इंटरेस्टिंगली आज 28,000 के पुट में भी राइटिंग हुई है, तो अभी तो उसके नीचे आ गए हैं, लेकिन अब तक जो ट्रेडर्स का मूड था उसको देखते हुए लगता है कि 28,000 के ऊपर भी अगर कल एक्सपायरी हो जाए तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए आपको। तो ऐसी स्थिति में स्ट्रैटेजी वही जो हम आपको लगातार कहते आए हैं, और आज सुबह भी हमने कहा था कि आपको गिरावट में खरीदारी तो करनी चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के देखिए 11,425 के ऊपर अगर आज हम क्लोज हो गए तो ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का संकेत होगा। 11,400 के नीचे बंद हुए तो एक बार फिर से ऐसा लगेगा कि हम फेल हो गए, एक ब्रेकआउट दिखा और वो फेल हो गया, तो वो बहुत ही बुरा संकेत होगा। इसके बीच में ही रहे तो फिर वो रेंज का ट्रेड लगातार चलता रहेगा। फिलहाल अब तक की कॉल हमारी यही है कि आपको गिरावट में खरीदारी ही करके चलना चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए आपको अलग अलग एंट्री के लेवल्स देखने चाहिए जहां पर आप एंट्री ले सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 27,900 जैसे हमने आपको बताया, उस लेवल के करीब सपोर्ट मिलेगा और आप वहां पर खरीदारी करें। निफ्टी के लिहाज से हमें लगता है कि 11,350 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट मौजूद है। अगर हम मान लीजिए आज 11,400 के नीचे चले जाते हैं तो फिर आपको थोड़ा नीचे और एंट्री का मौका मिले तो आप लॉन्ग ही करें। तो बाजार का मूड ठीक है, फिलहाल केवल करेक्शन देखने को मिल रहा है और नीचे की तरफ सपोर्ट्स फिलहाल इंटैक्ट हैं। यह है इस समय की चाल और स्ट्रैटेजी। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि आपके लिए लेकर आएंगे कल के खिलाड़ी आज। आप देख रहे हैं आखिरी सौदा। देखिए मार्केट ऊपरी लेवल से थोड़ा हल्का जरूर हुआ है, 11,420 के लेवल 30 पॉइंट ही ऊपर है। निफ्टी बैंक जिसका हम जिक्र कर रहे थे ये भी थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ 28,000 के नीचे आया। अश्विनी गुजराल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, गुड आफ्टरनून। बताइए इस समय मार्केट की चाल को देखकर क्या ट्रेड बनता है? देखिए ऊपर के स्तरों पे डेफिनेटली जैसे कहते हैं मार्केट फेल हुआ है, तो 150 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आया है और निफ्टी पर भी जो अपर एंड ऑफ द रेंज था वो एक हद तक फेल हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे हम पहले वापस 11,380 तक जा सकते हैं, और अगर वो लेवल क्रॉस नहीं होता, क्योंकि अक्सर अगर मार्केट को एक एंड ऑफ द रेंज तोड़ना है तो एक दूसरी साइड पे फेल होना पड़ेगा। तो अगर हम ऊपर फेल हुए हैं तो अब खतरा 11,380 के लिए बन जाता है। कुछ दिन साइडवेज के बाद अगर हम और प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा रैली आ चुकी है, तो मार्केट में करेक्शन आने का स्कोप हो सकता है। तो अगर आप लॉन्ग हैं इतने दिनों से 400-500 पॉइंट से, तो ये अच्छा समय है कुछ मुनाफा लेने का। बैंक निफ्टी में अगले 1-2 दिन के लिए थोड़ी नरमी रह सकती है। इस वक्त अगर आप शॉर्ट करें तो 11,380 निफ्टी पर और वापस 27,850 बैंक निफ्टी पर आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि जब एक फ्रेश एक्सपेंशन होता है तो जनरली अपने दिन के हाईज पे बंद होना चाहिए। ये ऊपर की तरफ जिस तरह की सेल ऑफ है
ऐसा लगता है कि ऊपर जो है थोड़ा एग्जॉशन है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में REC में सेल है 114 का स्टॉप, 102 का टारगेट। HPCL में सेल है 290 का स्टॉप और 275 का टारगेट। और जनता फार्मा में बाय है 1170 का स्टॉप और 1220 का टारगेट। ओके, HPCL नतीजे के पहले बेचने की राय आ रही है आपके लिए। अजंता फार्मा पे आप तेज़ी करके चलें। इनफैक्ट आज सुबह वागले साहब ने BPCL में बेचने की राय दी थी और उसके बाद HP पर भी बेचने की राय रही थी। तो हमारे एक्सपर्ट्स को लगातार यहाँ पर कमज़ोर नतीजों के पहले चार्ट पे सिग्नल मिल रहे हैं कि आपको बेचना चाहिए। अश्विन इस पर मोहर लगाते हैं। 275 के टारगेट अब आपके लिए आते हुए नजर आएंगे। दूसरे स्टॉक्स के भी टारगेट और स्टॉप लॉस आप नोट कीजिए। REC 102 के टारगेट दिखाई दे सकते हैं, 114 पर आप लगाएंगे एक स्टॉप लॉस। अजंता फार्मा 1170 का स्टॉप लगाएं 1220 के टारगेट के लिए। और ओवरऑल ध्यान रखिए, अश्विनी फिलहाल आपको कॉशन कर रहे हैं बाजार का मूड देखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका। एक और स्टॉक, जैसे हम HP BP देख रहे थे, जेट एयरवेज भी देखिए। सुबह जो हमारी बात हुई थी 296-97 का लेवल टूट जाता है तो नई गिरावट होगी और वो होनी शुरू हो गई है। वागले साहब आ गए क्या हमारे साथ? वागले साहब तो अभी नहीं जुड़े हैं। प्रकाश जरा देखिए तो आप चार्ट जेट एयरवेज, क्या मंदी करनी चाहिए? कमज़ोर नतीजों की आशंका है। सुबह से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मंदी का मौका है, अब तो ट्रिगर भी हो गया लगता है। हार्ड लैंडिंग या एब्सोल्युटली वीक स्ट्रक्चर, कहीं पर भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। 305 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, फिर एक गिरावट मिली। मुझे लगता है पिछले दिनों हमने बात की थी कि 300 ब्रेक होगा तो और गिरावट आएगी। अब 275 का टारगेट नजर आता है तो वीक। 275 तक के टारगेट आ सकते हैं। अब आप तो खुद पायलट हैं, आप कह रहे हैं हार्ड लैंडिंग, तो हार्ड लैंडिंग ही होगी। ये तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बहुत ही बुरा हाल। और सुबह हम बात कर रहे थे 260, ये वो लेवल आ रहा है। प्रकाश, हम देख रहे थे पिछले 10 साल में जितने बॉटम हुए हैं, लोज हुए हैं, उन सभी को जोड़कर अगर आप ट्रेंड लाइन बनाएं तो वो 260 पे आती है और लगता है कि ये स्टॉक उस तरफ जा रहा है। 275 के टारगेट इमीडिएटली प्रकाश आपको दे रहे हैं फिलहाल। चलिए, तो हुई बात जेट की, लेकिन अब बारी है आपको बताने की कल के खिलाड़ी आज। जी हाँ, हमारे दोनों कप्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नीरज और हेमंत हमारे साथ मौजूद है इस वक्त स्टूडियो में। नीरज, चलिए आपके साथ शुरुआत करते हैं, बताइए। बड़ा चैलेंजिंग होता है ये 2 बजे के आसपास आके मार्केट जो है ना, एक बार थोड़ा सा डराता है आपको कि फिर आप उसका हौसला बढ़ाते हैं ना, अच्छे स्टॉक बता लेकिन चैलेंज लेने में तो मज़ा है। तो आज हमने एक कंपनी चुनी है जो किचनवेयर और सिरेमिक सेगमेंट में बहुत जाना माना नाम है। HSIL की बात मैं कर रहा हूँ। हिंद सैनिटरी वेयर पुराना नाम था इनका, फिर एक इन्होंने टाई अप किया तो उसका नाम फिर बदल के HSIL हो गया। इसको चुना हमने इसलिए है कि इनके जो परफॉर्मेंस है पिछले सालों में वो बहुत बदले हैं और इसमें जो प्रोडक्ट मिक्स था इसको उन्होंने बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज किया है। अब ये कंपनी केवल सैनिटरी वेयर की नहीं है, अब ये किचन अप्लायंसेज में बहुत बड़े पैमाने पे उतरे हुए हैं। और हाल ही में FY19 में इसी साल इनका एक डिवीज़न कंप्लीट हुआ जिसमें ये प्लास्टिक पाइप्स बनाएंगे, जिसमें ये सीधे एस्ट्रल पॉली टेक्निक को चैलेंज करने वाले हैं। पानी के पाइप्स और ये जो PVC पाइप्स होते हैं घरों में फिटिंग में यूज़ होते हैं उसके लिए, और वो इसी साल से प्रोडक्शन शुरू होगा। और इसके यूटिलाइजेशन के बाद हमें ऐसा अनुमान है कि करीब 300-350 करोड़ का रेवेन्यू केवल पाइप यूनिट से इनको हासिल होगा, तो उसका बड़ा फ़ायदा हो रहा है। और दूसरा इनका जो रेगुलर बिजनेस है किचन वेयर वाला और दूसरा जो सैनिटरी वेयर वाला, वो तो अच्छा काम कर रहा है। तो हमारा अनुमान है कि ये जो वित्त वर्ष कंप्लीट होगा FY19, यहाँ पे कंपनी कमाल करेगी। कमाल इसलिए भी करेगी क्योंकि इन्होंने जो किचन अप्लायंसेज है उसमें बड़ी तेज़ी से कदम रखा है। हाल ही में इन्होंने एक वाटर प्यूरीफायर लॉन्च किया है जिसके लिए उन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ एक्सक्लूसिव टाई अप किया है और उसको वो बहुत तेज़ी से बेच इसलिए पा रहे हैं क्योंकि जो डिज़ाइन उन्होंने किया है वो अल्ट्रा मॉडर्न है और दाम बहुत कम रखा उन्होंने, तो उसकी वजह से इनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो वो एक बड़ा रीज़न था। दूसरा, इनके थोड़ा बिजनेस को भी समझ लेना चाहिए कि करते क्या है ये। 4 डिवीज़न में इनको मोटे मोटे तौर पर बांट ले, बहुत जल्दी से आपको बताऊँ। पहला इनका जो बिल्डिंग प्रोडक्ट वाला डिवीज़न है जिसके अंदर ये सैनिटरी वेयर, पाइप और ये सब चीज़ें बनाते हैं, टाइल वगैरह, राशि के नाम से। दूसरा बिजनेस इनका जो कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीज़न है, ये वाला बिजनेस इनको बहुत अब फ़ायदा दे रहा है, जिसमें वाटर हीटर, किचन एम्प्लाइजर, एयर कूलर, प्यूरीफायर, वेंट, ये सब इसमें बनाते हैं। इसके लिए इनको जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला है फ्लिपकार्ट का या दूसरे ऑनलाइन ट्रेडर्स का, उससे इनको ज़बरदस्त गेन होता हुआ दिख रहा है। तीसरा इनका जो बिजनेस है रिटेल डिवीज़न का, जो इन्होंने एक्सक्लूसिव शोरूम्स खोले हैं इवोक के नाम से, जहाँ पे ये अपने फॉसेट यानी जो पानी के टैप, नल और शावर वगैरह ये सब दिखाते हैं वहाँ पे, वो ग्रो कर रहे हैं। और इनका इरादा ये है कि चारों मेट्रोज़ में ये बड़े बड़े शोरूम खोलें और उसके बाद इवोक वेबसाइट पे आप जाके ऑनलाइन ऑर्डर करें और उससे इनको
फ़ायदा होगा। तीसरा इनका डिवीज़न है पैकेजिंग, जो बहुत कम लोग जानते हैं कि पेट बॉटल और ग्लास बॉटल्स भी बनाते हैं। तो चौथा डिवीज़न भी है। तो अभी ये केवल एक सैनिटरी वेयर कंपनी नहीं है, एक कंप्लीट डोमेस्टिक सोल्यूशन देने वाली कंपनी है। थोड़ा नंबर्स भी देख लेने चाहिए। केवल FY18 के रिजल्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, Q1 में इन्होंने 480 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया था, उसके बाद 532, 580, 660 करोड़ तक का रेवेन्यू ले आइए। और उसी तरीके से मुनाफा भी आप देखें 11 से बढ़ते बढ़ते Q4 तक आके 24 करोड़ हुआ। Q4 में उम्मीद थी कि शायद और बढ़ेगा, लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि पाइप डिवीज़न का जो इन्होंने एक्सपेंशन किया है उसमें इनके बहुत खर्चे हुए, तो अब वो चूँकि एक्सपेंशन कंप्लीट और प्रोडक्शन शुरू होने वाला है, तो वहाँ से इनको अच्छा फ़ायदा होने की उम्मीद। हमें लगता है कि ये रडार पे रखना चाहिए। लीडिंग कंपनी है और प्रोडक्ट मिक्स बहुत वैरायटी में है, और जिस तरीके से डोमेस्टिक कंजम्पशन की डिमांड बढ़ रही है तो इसको बड़ा फ़ायदा होगा। ओके, तो ये आपके लिए राय और बहुत ही ज़बरदस्त फंडामेंटल रिसर्च पूरी करके आए हैं नीरज, इसलिए अब यहाँ पर एक और फंडामेंटल राय तो हम नहीं लेंगे, टेक्निकल राय ही लेते हैं। सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेंद्र, देखिए ये स्टॉक आपको मिलता था 564 रुपये पे नवंबर में, आज मिल रहा है 345 रुपये पे, तो अच्छे खासे डिस्काउंट पे अच्छा स्टॉक, फंडामेंटली मजबूत शेयर मिल रहा है। क्या लगता है आपको पिछले 2-3 महीनों से, अब जून के बाद से ये बॉटम बनाने के साफ संकेत दे रहा है, लेना चाहिए? प्रदीप जी माफी चाहूंगा, थोड़ा ऑडियो में प्रॉब्लम था, अगर आप स्टॉक रिपीट कर दें प्लीज। तो HSIL की मैं बात कर रहा हूं सर्वेंद्र जी, जरा देखिए 564 का हाई है नवंबर में, वहां से नीचे गिरा है, और जो बड़ी बात है कि जून में इसने लो बनाया 312 का, जुलाई में इसने लो बनाया 322 का, इस महीने अब तक का लो है 325 का, तो नीचे अब ये जा नहीं रहा है, तो यहाँ से ऊपर ही जाएगा लगता है, और रिसर्च हमारी कह रही है कि अच्छा स्टॉक है, लेना चाहिए। नहीं बिल्कुल, मैंने चार्ट निकाले उसके, और इसमें जो खास मैं इसमें जो ऑब्जर्वेशन देना चाहूँगा ये यही कि 320-325 का जो इसका रेंज है, ये इसने तकरीबन जून के स्टार्टिंग से ही होल्ड करके रखा है। तो आज ये दूसरा-तीसरा महीना चल रहा है जहाँ पे ये स्टॉक उन लेवल्स को तोड़ना नहीं चाह रहा है, और जब भी वॉल्यूम्स हो रहे हैं तो डिलीवरीज भी अच्छी जा रही हैं कंपेरेटिव टर्म्स में, क्योंकि वैसे तो ये लिक्विड आइटम है, तो इसको आप ट्रेड नहीं करेंगे, इसको आप यही मान के चलेंगे कि थोड़ा पोजिशनल इसमें बैट लेंगे। तो मैं भी इत्तेफाक रखना चाहूँगा फंडामेंटल्स वालों के साथ, और मैं ये बोलूँगा कि जब तक 320 के नीचे बंद नहीं आता है तब तक ये स्टॉक 370-380 के स्तर ऊपर में छू सकता है। तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा फेवरेबल बनता है। 340 के आसपास अगर आप लेते हैं तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और ऊपर में आपको तकरीबन 30 से 40 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, तो बिल्कुल करना चाहिए। आई थिंक 380 के टारगेट से इसको बाय करना चाहिए। तो थोड़ा सा, हालांकि इतने कम समय में लंबे अवधि के चार्ट देख करके नतीजा निकालना मुश्किल होता है, लेकिन बिल्कुल सही बात है, 313-312 के आसपास इसका एक नीचे की तरफ का टारगेट भी बनता था, जिस तरह का रिवर्सल था उस हिसाब से, और बिल्कुल वहीं से घुमाए। तो एक स्टैंडर्ड जो आप कहते हैं क्लासिकल पैटर्न बनते हुए यहाँ पे नजर आए हैं, और पिछले 2 महीने से जिस तरह से बॉटम होल्ड हो रही है, यहाँ आप ज़रूर पिछले जो लोज हैं करीब 310-11 के आसपास, उसके स्टॉप के साथ तेज़ी की कॉल टेक्निकली आपको मिल रही है। तो 320 के स्टॉप आपको साफ तौर पे 380 के टारगेट के साथ पहला मूव ट्रेड करना चाहिए। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बार BEML के नतीजों पे नजर डाल लें, जहां फिसलता हुआ नजर आया है। बहुत खराब नतीजे हैं। हमारा अनुमान था कि दबाव रहेगा, लेकिन लॉस जो हम उम्मीद कर रहे थे कि करीब 64 करोड़ के आसपास आएगा, कंपनी ने लॉस 137 करोड़ पर पोस्ट किया है। वहीं अगर आप रेवेन्यू की स्थिति देखें, इसमें तो 28% की गिरावट देखने को मिली है। 454 करोड़ का आंकड़ा हमारा अनुमान था, 740 करोड़ के आसपास आया तो शायद ठीक रहेगा, लेकिन लॉस बढ़ता हुआ, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं बिटा लॉस 137 करोड़ का है, 40 करोड़ के आसपास का अनुमान था, नेट लॉस 160 करोड़ का, तो बहुत ही खराब आंकड़े, और उसके बाद टूटा है शेयर। प्रकाश, आपको याद होगा 1 बजे हम इसी की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि तभी धीरे धीरे करके फिसलने लगा था स्टॉक। शॉर्ट का कॉल आपने दिया था, और कितना टूटेगा? मुझे लगता है कि और भी गिरावट बाकी है। मुझे लगता है शायद 800 का जोन भी देखने को मिल सकता है। 860 का स्टॉप होना जरूरी है, और लोअर लेवल्स देखने को मिलेंगे BEML में। और गिरावट आने ये तो और टूटेगा प्रदीप, लेकिन साथ ही BEL दूसरी तरफ वहाँ ऑर्डर आ गया है, तो 9,200 करोड़, और काफी बड़ा ऑर्डर है ये, लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल्स का, और उसी का पूरा फायदा। बिल्कुल, तो शिप्स के लिए यहाँ पर मिसाइल बनाने का ऑर्डर इनको मिला है, और उसके चलते उछाल BEL में देखी जा रही है। इस पर सुमित, आपका क्या व्यू होगा? शायद बड़ा मूव हमको स्टॉक के अंदर इस बार देखने को मिल सकता है। 120 रुपए 60 पैसे का इमीडिएट छोटा सा हर्डल है, जैसे वो 120 रुपए 60 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है और क्लोजिंग दे देता है, और वॉल्यूम्स भी हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो संकेत सारे पॉजिटिव ही हमको देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक BEL के अंदर CMP पे बाइंग बनती है, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करें,
और 120 रुपए 60 पैसे के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद ये स्टॉक के अंदर हमें ऊपर में 125 या शायद 130 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। इस बार शायद बड़ा मूव देगा स्टॉक, इसके लिए इसमें बाइंग की जा सकती है सीएमबी पे। 125 या 130 तक के टारगेट बीईएल पे आते हुए आमतौर पर हम अपने कप्तानों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं उनकी जब पारी चल रही हो, लेकिन चूंकि नतीजे आ गए इसलिए हमें छोटा सा ब्रेक लेना पड़ा उनकी पारी से। लेकिन वापस चलते हैं मैदान पे और जानते हैं कि हमारे दूसरे कप्तान हेमंत अब क्या बता रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप, उससे पहले एक बीएमएल के बारे में लोगों को याद दिला दें। जब आप और हम सुबह सुबह शो कर रहे थे 9:30 बजे करीब हमने कहा था कि इस कंपनी के मैनेजमेंट का टाइम जो है वो याद करिए हड़तालों में बीता है, इस कंपनी में कामकाज हो नहीं पाया है, नंबर खराब आएंगे। तो 9:30 बजे ये सटीक कॉल आपको सुबह सुबह दी गई थी कि बीएमएल में शॉर्ट पोजीशंस बनाइए। बागले साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि दबाव देखने को मिलेगा और देखिए गिरता जा रहा है 5-5.5% नीचे। तो कल आपको बता दूं ये शेयर तो हमारी टीम में रहने वाला है ही, लेकिन ये नहीं सोच के आया था मैं कि इसके नंबर्स अभी आ जाएंगे और ये आपको बताऊंगा। लेकिन जो मैं सोच के आया था वो बताता हूँ। EIH इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। और सुबह सुबह आज हमारे टीम का ये ओपनर खिलाड़ी था, अच्छा प्रदर्शन आज भी ये दिखा रहा है और लगता यही है कि ये अच्छा प्रदर्शन दिखाने का सिलसिला जारी रहने वाला है। ओब्रॉय, ट्राइडेंट, ये वो होटल चेन्स हैं जो ये चलाने का कामकाज करती है कंपनी। बहुत ही प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी का। और आप देखिए हाल ही में जिस तरह से बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर चेक इन किया है। आपको बता दूं ITC की बात हम सब लोग करते हैं, ITC जैसा हैवी वेट का करीब 15% हिस्सेदारी है EIH में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक इन्वेस्टमेंट आर्म है, उसकी करीब 18-18.5% हिस्सेदारी है इस कंपनी में। साथ ही म्यूचुअल फंड सब मिलाकर करीब 9% हिस्सेदारी इसमें ओन करते हैं, जिसमें L&T म्यूचुअल फंड से लेकर रिलायंस कैपिटल म्यूचुअल फंड्स करीब 3.5% हिस्सेदारी ओन करता है और सुंदरम म्यूचुअल फंड जो मिड कैप्स के लिए जाना जाता है वो भी करीब 2.25% हिस्सेदारी ओन करते हैं। तो ये वो स्टॉक है जो दमदार प्रदर्शन आगे चलकर दिखा सकता है। और एक बार फिर से उन लोगों को याद दिला दूं जिन्होंने आज सुबह भी स्टॉक 2020 देखा था, ताज जीवी के होटल्स के नंबर्स अच्छे आए, EIH के नंबर्स भी आ चुके हैं जो कि बहुत ही शानदार निकल कर आए। रॉयल ऑर्किड के नंबर्स भी अच्छे आए थे और ये होटल सेक्टर एक डार्क हॉर्स है और हमें लगता है कि अच्छे नंबर्स आने का सिलसिला शायद जारी रह सकता है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर के ऊपर ज़बरदस्त बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार द्वारा भी। और वैसे भी देखिए आप जिस तरह से डिस्पोजेबल इनकम राइज हो रही है, जिस तरह से डोमेस्टिक टूरिज्म के ऊपर सबका फोकस बढ़ रहा है, जिस तरह से VIP इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स देखिए बहुत ही ज़बरदस्त आ रहे हैं और वो भी ट्रैवल सेक्टर के साथ जुड़ी हुई कंपनी है। तो ये सेक्टर जो है वो आउट परफॉर्म कर सकता है। और एक बात और, IPL के जो हाल ही में मैच हुए थे प्रदीप, उसमें आप देखिए इस कंपनी के पास होटल्स में रूम्स थे ही नहीं, पूरे के पूरे सोल्ड आउट थे। तो ऑक्यूपेंसीज जो हैं वो काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। साउथ बॉम्बे में इनके होटल्स हैं, इवन BKC में ट्राइडेंट ब्रांड का इनका होटल्स है, मुंबई और दूसरे जगहों पर भी इनके होटल्स हैं। तो ये वो स्टॉक है जिस पर नज़र होनी चाहिए। लेकिन जब EIH दौड़ता है और भाग जाता है तो EIH एसोसिएटेड के ऊपर भी नजर होनी चाहिए, उस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिलती है। तो ये एक स्टॉक के चलते, एक खबर के चलते दो शेयरों में जनरली एक्शन देखने को मिलता है, तो इन दोनों को ट्रैक करना चाहिए। ओके, EIH पर एक तेजी का कॉल हेमंत की ओर से। आशीष माहेश्वरी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, EIH क्या कॉल देते हैं आप? जी, जो मैं भी हेमंत की बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री को सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इनफैक्ट आप ग्लोबली देखें तो हर कंट्री इसको काफ़ी पुश कर रही है। इसके अलावा उनकी जो दो चेन है, ओबरॉय होटल्स जिसमें करीब उनके पास 20 मार्की प्रॉपर्टीज़ हैं, और जो ट्राइडेंट में करीब 15 शहरों में इंडिया में उनके पास में प्रॉपर्टीज़ हैं। अब पिकअप स्टार्ट हुआ है और इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काफ़ी समय से इन निवेशकों को कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया, बट अब मेरा मानना है इनके लिए एक अच्छा समय स्टार्ट हुआ है। तो स्टॉक भी इनफैक्ट 130 रुपये के लो से धीरे धीरे कंसोलिडेट होकर 70 रुपये क्रॉस कर चुका है। और मेरा सलाह इस स्टॉक को बाय करने की रहेगी। मेरा भी स्टॉक में टारगेट 200 रुपये से ऊपर है, बट कोई बहुत ज़्यादा इस स्टॉक में डाउनसाइड नहीं है और अपसाइड भी धीरे धीरे करके मिलेगा। तो हाई एक लो बीटा स्टॉक है, बट श्योरली 20% का आपको एनुअलाइज रिटर्न तो देकर जाएगा। बिल्कुल, तो भरोसेमंद स्टॉक आपके लिए हो सकता है। लो बीटा, ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखाता, लेकिन फिलहाल तो देखिए कप ट्रेंड यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये दूसरा शानदार खिलाड़ी EIH जो इस समय तेज़ी दिखा रहा है 5% ऊपर, जिनके हाइस पे ये स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत और नीरज आप दोनों का। तो आज आपके लिए हम लेकर आए ये दो खिलाड़ी, और साथ ही एक इशारा देखिए हेमंत ने दे दिया है BML, वो भी इनकी टीम में शामिल होगा, और EIH एसोसिएट भी। तो दो नहीं 4 स्टॉक दरअसल आज हमारे कप्तानों ने आपको बताए हैं, ये हम कह सकते हैं। लौटते हैं इस बीच
बाजार की तरफ मिड कैप इंडेक्स पे थोड़ी कमजोरी, मार्केट ब्रेथ थोड़ी सी नेगेटिव, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी संभलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तेजी से हम गिरे थे, बैंक निफ्टी फिर से 28,000 के ऊपर, निफ्टी फिर से 11,430 का आंकड़ा दिखा रहा है। तो निचले स्तरों से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और किन स्टॉक्स की वजह से ये सपोर्ट आ रहा है अगर आप देखें तो RIL, दिग्गज, हेवी वेट 2.5% ऊपर अप ट्रेड करता हुआ 1211 के लेवल दिखाई देंगे। वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ये देखिए, दिन के हाईज पर पहुंच चुका है ये शेयर। सुमित, कैसी पोजीशंस बनती हुई देख रहे हैं, क्या कॉल देंगे आप? रिलायंस की बात कर रहे हैं ना जी? देखिए, ये स्टॉक एक वन वे तेजी के ट्रेंड में चल रहा है और स्टॉक के अंदर तेजी का ही व्यू लेके मेंटेन कर रहा है। स्टॉक अभी यहाँ से इमीडिएटली नए हाईज बना रहा है, तो ये संकेत है कि यहाँ से अभी और भी ऊपर के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। 1211 इमीडिएट CMB के ट्रेड हो रहा है अभी। यहाँ पे नई पोजीशंस ली जा सकती है और एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस को भी होल्ड करें। ऊपर में 1250 1260 रुपए तक के लेवल्स हमको रिलायंस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अब इसके नीचे में जो सपोर्ट बन के आ रहे हैं स्टॉक के, वो 1170 1175 के आसपास है। जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते तब तक लॉन्ग होल्ड करना चाहिए और फ्रेश ट्रेड्स भी करना चाहिए। प्रदीप जी, यहाँ पे इमामी एक स्टॉक के अंदर भी मूव देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक के अंदर भी CMB पे बाइंग की जा सकती है। स्टॉक यहाँ से इमीडिएटली एक अच्छा अपसाइड मूव देगा, जिसके अंदर 600 रुपए तक का टारगेट हमको इमीडिएटली दिखाएगा और शायद फिर 650 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इमामी भी मुझे CMB पे बाय करने के लिए लग रहा है। ओके, तो करंट मार्केट प्राइस पर रिलायंस तो खरीदना है ही। आपको मैं बता दूं कि प्रकाश भी कल तेजी का ही कॉल दे रहे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। 1230 का जिक्र आपने किया था। फर्स्ट टारगेट 1210 था, वो अचीव हो चुका। हाँ? मुझे आज लगता है कि 1220 चला जाएगा और नेक्स्ट टारगेट है उसके ऊपर भी और नजर आता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। मुझे याद है, और कल प्रकाश ने भी कहा था कि इसकी वजह से इंडेक्स भी चलेगा और बाजार भी नहीं गिरेगा। HDFC बैंक एक और स्टॉक था जो कल आप कह रहे थे कि इस पर भी नजर रखिए, और ये दो दिग्गज हैं जो बाजार को भी, निफ्टी बैंक को भी ऊपर खींच कर ले जाएंगे। और देखिए, रिलायंस आज निफ्टी की रिकवरी में रिलायंस का ही हाथ है। बड़ा योगदान है, बड़ा योगदान। लेकिन मिड कैप्स में जो स्टॉक्स लड़खड़ा रहे हैं प्रदीप, उसमें REC और PFC दोनों स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि इनमें अब मंदी की पोजीशंस जुड़ना शुरू हो गई हैं। REC देखिए 6% नीचे, PFC में 3.5% तक की गिरावट है। वायदे के मैं लेवल्स पढ़ रही हूँ, कैश मार्केट में भी वही स्थिति देखने को मिली है। सर्वेंद्र, यहाँ पर आपकी कोई शॉर्ट की पोजीशन लेंगे REC में? या दोनों नाम जो आपने लिए उसमें से एक REC में डेफिनेटली थोड़ी एक शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मोमेंटम लॉस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोफाउंड है। और मुझे ये लग रहा है इसमें कि अगर शॉर्ट आप करते हैं तो इसमें आप 102 103 का स्तर नीचे में टारगेट रेंज बना के चलें और वहाँ पे उसको बुक करें, क्योंकि वहाँ पे इसको सपोर्ट्स भी आ जाएंगे। तो ये खाली एक नेक्स्ट 2 से 3 दिन का ट्रेडिंग कॉल है। 102 103 अगर टारगेट्स कंप्लीट हो जाएं तो प्रॉफिट्स को बुक कर लें, और अगर वो ट्रेड ले रहे हैं तो 112 रुपये 60 पैसे पे स्पॉट पे स्टॉप लॉस लगा के रखें। ओके, तो ये कॉल आपके लिए REC की। REC देखिए एक सरकारी फाइनेंस कंपनी है जो खास तौर पे पावर सेक्टर पे फोकस रखती है। लेकिन इंडियन बैंक, सुबह हमने आपको बताया था कि रिजल्ट आने वाले हैं, उसके पहले एक बार प्रॉफिट ले लीजिए, क्योंकि इसका घाटा बढ़ने वाला है। तो कहीं मुनाफा कम होने वाला है, माफ़ कीजिए, घाटे में नहीं है, ये मुनाफे में है। और पिछले साल सिर्फ 2 बैंक मुनाफे में थे, उनमें से एक ये भी था। तो जैसे हमने दबाव देखा PNB पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे, वैसा यहाँ भी अगर थोड़ा सा देखने को मिले तो चूंकि स्टॉक काफ़ी स्ट्रेच्ड है तो गिरावट आएगी। और अगर आपने सुबह मुनाफा ले लिया तो देखिए अच्छा किया आपने, नतीजों का भी इंतजार है। लेकिन सरकारी बैंक में इन जनरल एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है। PNB 3-3.5% नीचे है, नतीजों के बाद से जो मार पड़ी है अभी तक उभरा नहीं। इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक। आशु मदान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशु, क्या आपको लगता है ये सरकारी बैंक की जो रैली थी खत्म होने को आ गई? क्या कॉल देते हैं अब आप? प्रदीप, देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर खत्म होने को नहीं आ रही तो थोड़ा और ऊपर जाके खत्म तो होनी है। मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स का इंतजार हो रहा है। PNB के रिजल्ट आए, वो जो जहां से जर्नी थी उससे 15% ऑलमोस्ट नीचे 90 से 80 रुपए तक का भाव आ गया। तो जो जर्नी थी इसमें सबसे बड़ा ये था कि कैन बैंक के रिजल्ट्स के बाद से एक टर्न अराउंड हमने देखा, क्योंकि बहुत डाउन एंड आउट थे, कोई लेना नहीं चाहता था, अभी भी नहीं लेना चाहता। तो एक शार्प रिवर्सल हमने देखा। जो वीकेस्ट लिंक ऑफ द मार्केट था उसमें एक रिकवरी आई, तो हमने मार्केट में भी देखा, मार्केट को भी सपोर्ट किया। सो उसके चलते ये जो एक क्वार्टरली रिजल्ट्स का टाइम था, उसके चलते हमने बहुत सारे स्टॉक्स में एक रिवर्सल देखा और शॉर्ट्स बने हुए थे और शॉर्ट कवरिंग देखी। मुझे लगता है कि प्रदीप, अगर ये रैली किसी लेवल पे फिजल आउट जरूर होगी, लेकिन क्या अभी बहुत ज्यादा गिरावट आ जाएगी इनमें? मुझे लगता है कि ये इस मंथ में, इस एक्सपायरी में शायद इतनी गिरावट नहीं मिले। लेना नहीं है, बेचना कब है, आई थिंक वो शायद टाइम करना बेटर जरूर होगा।
हम हर बार बात करते हैं कि टाइमिंग कुछ चीज की नहीं कर सकते, बट मुझे लगता है कि ट्रेडिंग में टाइमिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सो बेचना कब है ये हम सोच सकते हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि कोई नीचे की भी नहीं है, क्योंकि शॉर्ट्स इसमें कहीं ना कहीं ट्रैप्ड हैं। रेजिलियंस है बहुत ऊपर के लेवल पे, चाहे वो कैन बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो। नया लेन डेफिनेटली नहीं करना है, लेकिन बेचने के लिए एक अप्रोप्रिएट टाइम मिले और यार अच्छा लेवल मिले तो हो सकता है। मुझे लगता है इस एक्सपायरी में इतनी जल्दी पीएसयू बैंक्स में जो पकड़ आई है छूटेगी नहीं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए राय है पीएसयू बैंक्स पे, सरकारी बैंकों पे। जो फार्मा कंपनियां हैं उन पर एक बार फिर नजर डालते हैं। लुपिन देखिए, नतीजे खराब रहे तो 4.5% की गिरावट। औरोबिंदो फार्मा के नतीजे कल आएंगे और उससे पहले भी ये स्टॉक प्रेशर में आ चुका है। प्रकाश, औरो फार्मा आपकी क्या सलाह होगी, इस पर राय दीजिए, फिर मैं आशु से पूछूंगी वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। है तो वीक स्ट्रक्चर, क्योंकि अपर रीजन्स में जो सेलिंग प्रेशर है औरो फार्मा में करीब अराउंड 630 के आसपास है, फिर वहीं से लौटा है। थोड़ा डिप मिल सकता है, करीब 600 का जोन देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा गिरावट नज़र नहीं आती, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कुछ 580 और 600 के बीच में है। तो 600 तक तो नज़र आता है कि शायद नीचे स्लाइड हो। ओके, तो 600 तक के लेवल्स औरो फार्मा में दिखाई दे सकते हैं। आशु, ये लुपिन के नतीजे देखकर थोड़ी सी घबराहट बढ़ गई है। औरो फार्मा पर देखिए आज मंदी की पोजीशंस फिर लोगों ने जोड़ी है। सिप्ला भी एकदम शांत ठंडा बैठा है नतीजों से पहले। हर्षदा, कुछ टाइम ठंडा जरूर रह सकता है, लेकिन लास्ट वीक भी हमने जब बात की थी कि फार्मा के जो कुछ महीने कपल ऑफ मंथ्स कुछ महीने पहले जो बॉटम बन गए वो बॉटम बन चुके हैं। फार्मा में कोई नई गिरावट, बड़ी गिरावट नहीं आएगी, छोटा मोटा करेक्शन जरूर आ सकता है, आएगा भी, लेकिन फार्मा मुझे लगता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऑब्वियसली रिजल्ट की वॉलेटिलिटी और नीचक रिएक्शंस को आप नहीं कर सकते, बट क्या ये इसमें फॉलो अप सेलिंग बहुत लंबी आ सकती है? फार्मा में नहीं लगता और नीचे लगता है मुझे लेने में। और पिछले हफ्ते भी हमने, हर्षदा अगर ध्यान हो, प्रदीप से बात हुई थी कि वो जो जब डिस्कशन हम कर रहे थे कि 28 की पी का मैसेज चल रहा है, तो क्या लगता है? सो मार्केट जो फ्रंट लाइन है वो बहुत अंडर ओन्ड है। ये जो छोटी छोटी गिरावट आ रही है ना हर्षदा, चाहे वो इंडेक्स में आए, पिछले हफ्ते भी हमने देखा इंडेक्स में एक दिन ऑलमोस्ट 80 से 100 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट आई, आज कहां खड़ा है? तो इन बड़े ये जो फ्रंटलाइन सेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग फार्मा, हर्षदा, इसमें ना एक फ्लशिंग आउट एक फिनोमिना होता है, वो चल रहा है मुझे लगता है, क्योंकि इतने ऑल टाइम हाई पे मार्केट है, फार्मा भी अपने लो से बहुत ऊपर है। तो जब भी कोई नया लेन करता है, थोड़ी सी करेक्शन में लगता है कि मैंने बहुत 52 वीक हाई पे टॉप पे तो नहीं ले लिया, सो आई थिंक वो उस डर से सौदा कट जाता है। सो वो फिनोमिना मुझे लगता है कि इंडेक्स और इंडेक्स लेड फ्रंट लाइन में काफी में देखने को मिलेगा। तो अभी भी मार्केट में कोई घबराने की बात नहीं है, और फार्मा में भी कोई ऐसी बड़ी गिरावट मुझे नहीं नजर आती। स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट स्पेसिफिक मूवमेंट्स कुछ आएंगी, बट बड़ी गिरावट नहीं मिलेगी। ओके, ये इस उम्मीद के साथ आपको जाना चाहिए। स्ट्राइड शासून एक स्टॉक, चूँकि हम लोग बात कर रहे थे औरों की, लेकिन स्ट्राइड्स के जो नतीजे आए हैं उसके बाद आज बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी है। वायदा कारोबार में जो बिल्डअप है 25% के आसपास का देखने को मिल रहा है। क्या ये मानना चाहिए कि पिछले क्वार्टर के नतीजों के बाद जो गिरावट आई थी अब बॉटम बन गया, परफॉर्मेंस यहाँ से आगे सुधरेगा ही? जिस तरह से आज यहाँ बिल्डअप हो रहा है, तेज़ी हो रही है, आशु आपको क्या लगता है? बिल्कुल प्रदीप, मैंने बोला अभी स्पेसिफिकली कि अगर मैं बहुत सारे स्टॉक्स की स्पेसिफिक बात ना भी करूं कि फार्मा में ऊपर नीचे थोड़ा चलता रहेगा, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छी रिटर्न दे सकते हैं, और इस वक्त करेज चाहिए उनको लेने की, और इन रिएक्शन से नहीं होना चाहिए। और स्ट्राइड शासन में भी जिस तरह की पोजीशन बन रही है, मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव आ सकता है, और ये हो सकता है अगर आप थोड़ी सी लंबी अवधि, अगर 6 महीने से 1 साल के लिए रख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न इसमें मिल सकते हैं। सो आई थिंक हमारे को अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए कि किसी, चाहे वो रिजल्ट के चलते, चाहे फार्मा सेंटीमेंट के चलते, या किसी और चलते, किसी में कोई गिरावट आती है तो ट्रेड इसमें लॉन्ग ही बनता है। ओके, तेजी का ही ट्रेड आप फार्मा में लेंगे। और देखिए स्ट्राइड शासून आज नतीजे अच्छे रहे, रेवेन्यू में तो ग्रोथ थी ही, लेकिन मार्जिन और एबिटा परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था। उसके बाद स्टॉक ने अच्छा उछाल दिखाया। फटाफट 1-2 स्टॉक्स और देख लेते हैं। भारतीय इंफ्राटेल, सर्वेंद्र, चार्ट देखिए 290-91 के लेवल्स पर 1% का उछाल पिछले कुछ मिनटों में, अब 1.5% ऊपर स्टॉक का खरीद के जाएंगे। हर्षिता जी, पहले तो मैं स्टार पे थोड़ा बोलना चाहूँगा। आई थिंक स्टार पे क्लियरली जो कंसोलिडेशन है उसमें काफ़ी डिलीवरी चर्न हुआ है, और यहाँ पे क्लियरली अगर ब्रेकआउट हुआ तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि 450-460 का स्तर ऊपर में छू सकता है। तो किसी को अगर ट्रेड करना है तो आई थिंक 15-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस डेफिनेटली करना चाहिए। और जहाँ तक भारती की बात है, वहाँ मुझे लगता है कि क्लियरली लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर्स इसके पहले भी अच्छे थे, खाली ये जो सेल ऑफ आया है आई थिंक वापस से 350 के आसपास इसमें सपोर्ट आ गए। तो
क्लियरली आई थिंक अगर ये यहाँ से अगर सपोर्ट लेके अगर ब्रेकआउट कर लेता है तो आई थिंक 5 से 8% की और बढ़ावत इसमें हो सकती है। बाकी इसमें कोई बहुत स्ट्रांग व्यू नहीं है। ओके, तो 5 से 8% की बढ़त इस मार्केट में तो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉफिट्स पर ही हम काम कर रहे हैं आजकल। ये एक शेयर आप स्क्रीन पर रखिएगा। BPCL पर एक अपडेट आया है वायर्स पर कि इनके चेंबूर प्लांट में एक बड़ी आग लगी है। याद रखिए BPCL HPCL दोनों अपने नतीजे पेश करने वाले, उससे पहले वैसे भी बिकवाली का दबाव है कंपनी में इन दोनों स्टॉक्स में, और ये एक और एडिशनल अपडेट आता हुआ। बागले साहब, सुबह से आपने मंदी की पोजीशन ले रखी है BPHP, कुछ और जोड़ना चाहेंगे क्या? हर्षदा, मुझे लगता है BPCL 380 तक नीचे जा सकता है, और किसी ने कल आज बेचा है तो 380 378 ये लेवल्स तक वेट करें। ऑन द डाउन साइड शायद 375 भी चला जा सकता है। ओके, 375 तक भी गिरावट की आशंका यहाँ पे हो सकती है। इस खबर का असर आपको ज़रूर नेगेटिव दिखाई देगा, नुकसान बढ़ता हुआ। प्रकाश, आपका भी कोई व्यू है इस पे? BPCL के चार्ट पे नजर डालिए, 1.5% नीचे आ गया इस खबर के बाद। है तो वीक, लो लेवल्स कुछ 385 382 380 जोन्स यहाँ तक स्लाइड होने की संभावना है। स्टॉप होगा करीब 394 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए राय है BPCL पर, लेकिन ICICI बैंक भी आपकी रेडार पे है। सुबह में हम बात कर रहे थे 10 बजे के आसपास वो भागने लगा था, अब बताइए 320 मेरे ख्याल से अब लेना चाहिए। BTST के लिए बहुत अच्छा कैंडिडेट है ICICI, लगता है स्टॉप होना चाहिए 314 का, और शायद 325 का जोन मुझे कल नजर आ रहा है ICICI बैंक। और दूसरा स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है ब्रिटानिया, यहाँ पर भी लगता है अच्छा बेस बना हुआ है। स्टॉप 6240 6250 का होना चाहिए। 6360 से 6400 का ब्रिटानिया नजर आ रहा है। ये भी BTST है? जी बिल्कुल। चलिए, तो 2 BTST ट्रेड्स आ चुके हैं। प्रकाश सर कह रहे हैं कि ब्रिटानिया 6360, उसके आगे 6400 की तैयारी, और ICICI बैंक का BTST के तौर पर इस समय यही शेयर लेकर चले। अभी अभी इसी में तेजी बढ़ रही है। देखिए 2% ऊपर ICICI बैंक, और इसी ने एक बार फिर निफ्टी बैंक की भी चाल को मजबूत किया है। अब 200 पॉइंट की बढ़त पर एक बार फिर निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है, तो तेजी की पोजीशंस। सुमित, कोई BTST कॉल? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले हमने FMCG स्टॉक्स की बात करी। FMCG स्टॉक्स के अंदर HUL अच्छा दिख रहा है। HUL स्टॉक वैसे भी मजबूत है और यहाँ से हमें और भी तेजी का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 1755 इसका CMP है, इसको यहाँ पे CMP पे बाय कर सकते हैं, और 1730 के आसपास का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है, और स्टॉक यहाँ से इमीडिएटली ऊपर में 1780 और 1800 के लेवल्स दिखा सकता है। 1780 और 1800 के लेवल्स के लिए HUL को बाइंग करना चाहिए 1730 के स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरा स्टॉक SBI जो कि 308 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसके अंदर यहाँ से ऐसा लगता है कि ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, इसको बाय करें। 303 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 315 रुपए तक का मूव, 315 से 320 रुपए तक का मूव हमको SBI के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पर तेजी की कॉल फिलहाल आती हुई। इस बीच बाजार ने तेजी पकड़ी है और अब 11450 पे हम फिर से लौट आए हैं। बैंक निफ्टी भी देखिए कंफर्टेबली अब 28100 की ओर बढ़ता हुआ 190 पॉइंट ऊपर, और सेंसेक्स 228 पॉइंट की तेजी वहाँ पे 37,900 के करीब, तो 38,000 की तरफ सेंसेक्स भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी रिकवरी, दिन के हाइस पर बाजार वापस लौटे, और स्टरलाइट टेक है वो अगला स्टॉक जो मेरे रडार पे आ रहा है। दूसरे एक्सपर्ट्स के हम BTST कॉल लेंगे, उसके पहले ये एक शेयर है जिस पर अगर प्रकाश आप नजर डालें, स्टरलाइट टेक आज 4 गुना वॉल्यूम हुए हैं, करीब 2 हफ्ते से कंसोलिडेट हो रहा था, आज निकल के बाहर भागा है, क्या लगता है? इनफैक्ट कोई आधे घंटे पहले कहीं भी अच्छा यहाँ पर बाई सिग्नल जनरेट हुआ था, स्टॉप होना चाहिए कि 350 का, वहीं पर ब्यूटीफुल ब्रेकआउट मिला है। टारगेट को 365 टू 375 मुझे नजर आता है। ओके, तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में भी एक थम्स अप ही है इस समय। ट्रेड की पोजीशन आप लेकर चलेंगे, यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्शन बन रहा है इस समय। BPCL के नंबर्स आ रहे हैं प्रदीप, मेरे ख्याल में उसी पर फोकस करके रखते हैं। जून क्वार्टर में लॉस है, ये याद रखिएगा, और करीब 4.9 मिलियन का लॉस, तो वो करीब 49 लाख हो जाता है। 4.9 मिलियन, हाँ 49 लाख का लॉस कंपनी ने पोस्ट किया है, तो ये तो बहुत ही खराब स्थिति है। BPCL आपकी स्क्रीन पर अब देखिए, पहले 1.5% नीचे था, 2% की गिरावट, 49 लाख का ही यहाँ पर लॉस आया है, लॉस बढ़ गया है, और दिक्कत वाली स्थिति तो है ही। 2.5% नीचे। प्रकाश, आपने क्या टारगेट दिया था, शॉर्ट करेंगे इसको? BPCL का शायद मुझे टारगेट याद है करीब 500 नहीं 380 की बात की, 380 का था, या 380 का वहाँ
385 था, वो तो आ गया। नेक्स्ट टारगेट 380 था। तो चलिए साथ ही फटाफट आप एक मोहर भी लगा दीजिएगा क्योंकि 385 का टारगेट वो अचीव हुआ। देखिए नीचे की तरफ जा रहा है ये काउंटर, यहीं पर सबसे ज्यादा बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। वैसे अनुमान था कि मार्जिन खराब रहेंगे इस बारी क्योंकि कच्चे तेल के भावों में काफी उछाल देखने को मिला है। ओवरऑल इन्वेंट्री के लिहाज से भी देखना होगा क्या डेटा निकल कर आता है। आशु, ये एक्सपेक्टेड ही आंकड़ा है? यस बिल्कुल हर्षदा, और हमने काफी महीनों से कॉल दे रखी है हर्षदा कि ये साल बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कंपनीज के लिए नहीं है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का नहीं है। 2018 पूरा चैलेंजिंग ईयर रहेगा और इनको 2018 में लेन नहीं करना चाहिए। बीच में इंटरमिटेंट बाउंस आएंगे, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आएगी, बट इनमें कोई बड़ा इजाफा नहीं आपको मिलेगा, उल्टा फंसने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं अगर ऊपर में ले ले तो। सो मुझे लगता है कि पूरा ये जो कैलेंडर ईयर है, हमारी कॉल थोड़ी आपने कुछ महीने पहले ही बोल दी थी कि इस बार इस साल में ये ये ऑयल कंपनीज हैं ये स्ट्रगल करेंगी, और कई महीनों से हम देख रहे हैं कि वही फिनोमिना चल रहा है एंड वी कंटिन्यू टू होल्ड सेम व्यू। ओके, तो ये कॉल है फिलहाल आपके लिए। स्टॉक फिसलता हुआ, इस पर और ज़्यादा डिटेल्स का, दूसरे आंकड़ों का हमें इंतजार है। तब तक चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाजार आखिरी मिनटों में है किस तरह की हलचल है दूसरे शेयरों में। लेकिन चार्ट का चैलेंज में आज क्या हुआ, कौन बना विजेता, ये पहले आपको वो बता देते हैं। तो सुबह हमने आपको ये प्राइस चार्ट दिखाया था, एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक का बताया था। इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल ट्रैवलिंग में होता है, ब्रांड एम्बेसडर हैं आलिया भट्ट। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था आज का स्टॉक तो, और उस हिसाब से हमारे पास रिस्पांस भी ज़बरदस्त आए हैं। लेकिन आइए आपको बताते हैं कौन सा था ये शेयर और कौन बना आज का विजेता। जल्दी से बताइए, फ्लिप कीजिए इसको। जी हाँ, ये था VIP और आज के हमारे विजेता हैं दिनेश सुखियानी, अहमदाबाद के। दिनेश भाई आपको बहुत बहुत बधाई। दिनेश सुखियानी जी से अब बात करेंगे कल और जानेंगे सौदा आपका में 11 बजे किस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं ये। लेकिन इनको मिल रहा है एक शानदार क्लॉक रेडियो ब्लूटूथ स्पीकर जो आपको भी मिल सकता है अगर आप कल सुबह हमारे साथ जुड़े 9 बजे और कल के सवाल का सही जवाब दें। तब तक लौटते हैं बाजार की तरफ और देखिए आखिरी मिनटों में और किन स्टॉक्स पे पोजीशन तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपके BTST रह गए बाकी है, चलिए तो पहले वो ले लेते हैं। बागले साहब बताइए। प्रदीप, बजाज फाइनेंस मेरे रडार पे आया है, ये अच्छा मूव यहाँ से भी दे सकता है। मैं मॉर्निंग से इसमें बुलिश हूँ। करंटली 2827, एक 15 रुपये का नीचे का स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 2855 टू 2860 का टारगेट होना चाहिए। बेचने में मैंने BML दिया था बट वो ऑलमोस्ट टारगेट के पास आके घुमा है, तो मैं अभी वो अवॉइड करूंगा। एक दूसरा स्टॉक ONGC मेरे रडार पे आ रहा है, हालांकि ये ट्रेडिंग स्टॉक है ही नहीं बट पैरामीटर्स आज मैच हो रहे हैं। करंटली 172 173 है, 169 के स्टॉप लॉस से बाय करें। मुझे लगता है कल के दिन में 179 टू 180 के लेवल्स मिल सकते हैं। ठीक है, ONGC और बजाज फाइनेंस इन दोनों पर ध्यान है। इनफैक्ट ONGC मैंने अभी शॉर्टलिस्ट करके रखा भी था वागले साहब, आपको पूछने के लिए आपने बोल दिया है BTST कैंडिडेट है तगड़ा। सर्वेंद्र आप बताइए। हर्षिता जी, एक बाय एक सेल के साथ जाऊंगा। जो पहला बाय है BTST वो है BEML, जहां पे क्लियरली आप देखें लास्ट 3-4 दिन का एक अच्छा कंसोलिडेशन, और अब जो आज का बार बन रहा है वो लास्ट के 3-4 दिन को इनगल्फ करता हुआ एक अच्छा क्लोज आ रहा है। तो मुझे लगता है कल के सत्र में BEML के लिए 124-125 का टारगेट रहेगा, बाय करके चले। स्पॉट के लेवल्स हैं 119 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा BEML के लिए, सॉरी BEL के लिए, माफ कीजिएगा। और जो सेल है वो है अरविंद पे। ये हमने पहले भी रिआइटरेट किया था लास्ट वीक में भी और इस वीक भी फर्स्ट हाफ में, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक इंक्रीमेंटली वीक होता जा रहा है और ये एक लार्जर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना रहा है जिसको हम एक बेरिश हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। अगर वो प्ले आउट हो गया और वो नेकलाइन टूटी तो बहुत नीचे के स्तर आएंगे इसमें, बट फिलहाल मुझे अगर STPT करना है तो मैं कल के लिए 388 390 का स्तर लेके चलूंगा। जहां से ग्राफिक्स बनाए थे वहां से नीचे आ गया, इसलिए 388 का नया टारगेट ले लें और एक स्टॉप लॉस भी ले लें इसमें। 396.60 का नया टारगेट रहेगा। अगर इसकी नेकलाइन टूट जाती है जो कि तकरीबन 380 के आसपास है तो ये स्टॉक फिर सब 300 फिसल जाएगा। तो एक बड़ा स्टॉक है और बड़े रिवर्सल्स बन रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, तो ये आपके लिए अरविंद का कॉल। ये कह रहे हैं कि मंदी करके चलिएगा और साथ ही साथ BEL में तेजी की पोजीशंस, BEL का टारगेट 124 का रहेगा। अदानी एंटरप्राइजेस मेरी स्क्रीन पर आया है, याद रखिए फटाफट ये स्क्रीन पर लेकर आते हैं स्टॉक तो आपको समझ में आएगा। अदानी एंटरप्राइजेस के नंबर्स पर स्टॉक ने एक बहुत ही बड़ा रिएक्शन दिया था।
179 था आज का लो, वहीं पर खुला और फिर जैसे जैसे बाजार की चाल मजबूत हुई है स्टॉक में भी अच्छी रफ्तार देखने को मिली है। डेज हाई पर आ गया, 201 है डेज हाई। वागले साहब, अदानी एंटरप्राइजेज एक रिवर्सल है, क्या करेंगे अब? हर्षदा, मैं लॉन्ग करके जाऊंगा। मुझे लगता है एक स्विंग है 206 का कल ये ब्रेक कर देगा और उसके बाद एक कम से कम 15 से 20 रुपए की मूव आ सकती है, तो उसको मैं प्रीएम्प्ट करूंगा। करंट लेवल 201 है, 196 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 206 के ऊपर और ऐड करें और 220 का टारगेट होगा। तो आशु, आज सुबह दो स्टॉक थे, अडानी एंटरप्राइजेस और एडलवाइस, जो कमजोर नतीजों की वजह से टूटे थे। अडानी में पूरा रिवर्सल आ गया, एडलवाइस तो दिन के लोस के करीब ही बंद होने की तैयारी में है। कैसे देखते हैं आप इन दोनों नतीजों को और क्या कॉल देंगे? देखिए, मैं एडलवाइस थोड़ा प्रदीप कॉम्पिटिटिव स्टॉक है, हमारे कंपटीशन में है, तो आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन दैट। बट अदानी डेफिनेटली, प्रदीप, प्रॉब्लम अदानी में फंडामेंटल रीजन नहीं है, टेक्निकल है। पिछले महीने से बहुत ज्यादा शॉर्ट इसमें ट्रैप्ड है। अगर आप ध्यान देखें, इसका चार्ट देखें प्रदीप, तो पिछले महीने में आई थिंक इसका लो 100-105 के बीच का कहीं लो बना था और वहां से ये शॉर्ट हुआ और शॉर्ट कवरिंग आई इसके अंदर और इतनी शार्प रिवर्सल आई, तो इसमें भी जो शॉर्ट्स हैं अभी ट्रैप्ड हैं। नया लेन इसमें नहीं करना चाहिए। इसमें नीचे आने की संभावना जो है, क्योंकि ये जितने फंडामेंटल्स चाहिए उसके हिसाब से इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, ये इंप्रूवमेंट टेक्निकल है और ये जो बाउंस बैक है टोटली ऑन बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग है। सो आई थिंक इसीलिए ये इस भाव पे टिका हुआ है। मुझे नया लेन इसमें नहीं करना, मैं इसमें मौके जरूर शॉर्ट के ढूंढूंगा या इसको नो ट्रेड जोन में रहने दूंगा, लेकिन इसमें नया लेन नहीं कर सकते। ओके, तो नई तेजी की पोजीशन नहीं लेंगे, शॉर्ट ट्रेड। देखिए, यहाँ पर 201, 202 के लेवल्स आ चुके हैं, तो थोड़ा सा अब शॉर्ट कवरिंग हो रही है, वही इशारा है। लेकिन प्रकाश साहब, आपने आईसीआईसीआई बैंक एकदम सही टाइम पर बोला, क्योंकि 320 के लेवल्स अब इसमें आ चुके हैं, एक अच्छी खासी रफ्तार इसने पकड़ी है, टारगेट के करीब है। मुझे लगता है 325 से 330 भी जा सकता है कल, इतना अच्छा मोमेंटम मिला है और लगता है बैंक निफ्टी कल हाई पर क्लोज होगा। जी हाँ, तो निफ्टी बैंक की एक्सपायरी भी बहुत ही मजबूत होने के आसार है अगर यही प्रदर्शन रहा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी देख लीजिए, राइट? इनफैक्ट बताइए क्या टारगेट है इसमें एसबीआई में? बहुत बढ़िया लग रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत अच्छा बेस बनाया 305 में। मुझे लगता है मिनिमम टारगेट 315 का है, उससे बढ़कर 325 भी हो सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर ये दो स्टॉक आगे चले गए तो बैंक निफ्टी का क्या होगा? जी हाँ, तेजी पकड़ेगा बैंक निफ्टी। एसबीआई तो भाग चुका है, आईसीआईसीआई बैंक भी भाग गया, एक्सिस में भी तेजी है। सुमित, निफ्टी बैंक की कल एक्सपायरी, कोई टारगेट आप जो इस समय लेकर चल रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी होगी? कोई ऑप्शंस ट्रेड है तो वो भी बताइएगा। हर्षदा, हमें मजबूत ही लग रहा है, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस तो मजबूत ही लग रहा है। और पीएसयू में अभी थोड़ी देर पहले हमने एसबीआई में तो बीटीएसटी दिया ही है, जिसमें 315-320 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी 28,100 के ऊपर जैसे सस्टेन करता है तो हमें 28,300 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल बैंक निफ्टी मजबूत लग रहा है। इनफैक्ट हमें और भी बड़े टारगेट्स आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, ऐसा लगता है। तो 28,300 से 28,500 इमीडिएट टारगेट्स होंगे बैंक निफ्टी के। और कल के सेशन में शायद 100 से 150 पॉइंट की तेजी हमको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। 28,100 के आसपास का ऑप्शंस में ट्रेड किया जा सकता है और यहाँ से इमीडिएटली 100 से 150 पॉइंट का तेजी मान के चलें। तो तेजी की कॉल बैंक निफ्टी पे आती हुई। मिड कैप भी अब देखिए इंडेक्स धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, तो वहाँ भी हालात थोड़े बेहतर होते हुए नजर आए हैं। इस बीच कुछ और स्टॉक्स पे तो हमारी नज़र है, लेकिन साथ ही आशु, अगर आप आईपीओ मार्केट पे नज़र रखे हुए हो, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण जो आईपीओ खुला है आज, क्या उस पर कोई व्यू दे रहे हैं आप? नहीं प्रदीप, उस पर कोई व्यू नहीं है, ट्रैक नहीं कर रहे हैं उसको इंसिडेंटली। ओके, तो आज से ये आईपीओ शुरू हुआ है और अभी तक हमने जो कॉल दी है उसके मुताबिक हमारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबी अवधि के लिहाज से आप इसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन बहुत शानदार लिस्टिंग की उम्मीद रख करके पैसे लगाएंगे तो शायद कुछ निराशा भी हो। ये कॉल अब तक आती हुई इस स्टॉक पे दिखाई दी। इस बीच कुछ स्टॉक्स देखिए जहाँ पे बहुत जबरदस्त बिल्कुल, तो आइए का आंकड़ा आ गया 390, लेकिन कमजोर है क्योंकि हमारी उम्मीद 400 करोड़ से ज्यादा के आंकड़े की थी। तो दोनों सिप्ला और लूपे ने कंसोलिडेटेड मुनाफा तो ठीक है, कंसोलिडेटेड 450 करोड़ आ रहा है, 384 करोड़। जो मैं वायर्स पढ़ रही हूँ, रॉयटर्स पर जो अपडेट आया है, इनफैक्ट सोनम को बोलते हैं एक वो नंबर की शीट निकालें, क्योंकि थोड़े बहुत डिफरेंशिएटिंग फिगर्स रॉयटर्स पर फ्लैश किए जा रहे हैं। तो प्रोड्यूसर साहब सोनम को बताइएगा, सही अपडेट दे। जो अब तक नंबर हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुनाफा 450 करोड़
और वो फिर कंसोलिडेटेड बेसिस पर अच्छा मुनाफा माना जाएगा, तो ये अच्छा नंबर है। ठीक है, इसी नंबर के साथ जाएंगे। कंसोलिडेटेड आंकड़ा अच्छा है। कंसोलिडेटेड सेल्स 3,846 करोड़ पर आई है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। इसमें कुछ बढ़त देखने को मिली, 3,432 करोड़ के आसपास पिछले तिमाही का आंकड़ा था। तो ये फिलहाल फिगर 450 करोड़ का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, हमारी उम्मीद से बेहतर। आशु फटाफट राय दीजिए, सिप्ला के नतीजे कैसे लगे? ठीक लगते हैं हर्षदा, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगती है नतीजों में। मैंने अभी अपना फार्मा पे रिसेंटली व्यू दिया था कि अगर छोटा मोटा अगर अनुमान से नतीजे इधर उधर होते भी हैं, अगर कुछ रिएक्शन आता है तो कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि काफी सारी डिस्काउंटिंग हो चुकी है इसके अंदर। सो बट मुझे तो ठीक लगता है। अनुमान से कम है लेकिन मुनाफा अनुमान से बेहतर है, तो यहाँ पर नेट ठीक लगता है। 18.4% अगर मैं ये लेवल सही देख पा रहा हूँ तो यह है मार्जिन का आंकड़ा। लेकिन आज धीरे धीरे आंकड़े आ रहे हैं और कई आंकड़े अपने गलती से आते हुए देखें। फिलहाल आपके सामने सिप्ला का स्टॉक रिकवर हो रहा है, नतीजे पसंद आ रहे हैं बाजार को, क्योंकि मुनाफा बेहतर है, जो ये आपको बता रहा है कि मार्जिन में भी बेहतरी देखने को मिली होगी और परफॉर्मेंस ऑपरेशनली बेहतर हुआ है। तो आमदनी हमारे अनुमान जितनी बेहतर भले ना आई हो, पर नेट ये नतीजे पसंद आते हैं। 1.5% ऊपर अब ये स्टॉक पहुंचता हुआ। सोनम हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे कुछ और डिटेल्स लेंगे। सोनम तैयार है, बताइए सोनम। प्रदीप, अभी तक जो नंबर्स आए हैं वो तो थोड़े बहुत इन लाइन या फिर कह सकते हैं आय का आंकड़ा जैसे आप कह रहे थे थोड़ा सा दबाव दिखाई दे रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा मार्जिन्स पर ही इस बार बाजार की पूरी नजर रहने वाली है। क्वार्टर 4 में मार्जिन से भारी तौर पे डिसअपॉइंट किया था। 19% की एक्सपेक्टेशन थी, उसके बदले 15% के मार्जिन डिलीवर किए थे। तो इस बार नजर इसी पे रहने वाली है कि इस मार्जिन में कोई रिकवरी आती है कि नहीं। मार्जिन की एक्सपेक्टेशंस भी इस बार 19% पे है, तो यही माना जाएगा। आ रहे हैं अब 19.2 जो हमारा अनुमान था उससे कमजोर है सोनम। डेफिनेटली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिप्ला की तरफ से भी एक डिसअपॉइंटमेंट आज आया है, बल्कि यूएस मार्केट में जो दबाव पड़ा है उसका असर इस वक्त सिप्ला पर भी आया है। अच्छी बात लुपिन के रिजल्ट्स में भी यही देखने को मिली थी कि डोमेस्टिक मार्केट या फिर इंडिया मार्केट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यूएस मार्केट में जहां ये कंपनियों पे दबाव पड़ रहा है वो अभी भी बना हुआ है। सिप्ला के लिए यूएस मार्केट भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और वहां पर कंपनी की काफी सारी दवा है जिस पे दबाव पड़ता हुआ दिखाई दिया है। और दूसरा ऐसे कोई बड़े मार्केट्स नहीं है जहां से कंपनी को मदद मिल जाती है, एक इंडिया और यूएस ही मार्केट्स है। तो इंडिया मार्केट में हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ मिल जाएगा, लेकिन लगता है लुपिन के साथ सिप्ला को भी यहाँ पर यूएस मार्केट में दिक्कत हुई है, जिसके कारण मार्जिन पर इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया है और डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग हो जाएगा नंबर्स मार्जिन के फ्रंट। कोई आगे ऐसा ड्रग लॉन्च जो शायद यूएस में इनको सपोर्ट करे सोनम, है पाइपलाइन में कुछ? नहीं, इतना बड़ा कोई ड्रग नहीं है इस वक्त। कंपनी ने या फिर अपने डिटेल्स में तो ये नहीं दिया है कि कोई ऐसा बड़ा ड्रग हो जो इस वक्त सपोर्ट कर ले कंपनी को। और बल्कि कंपनी के इस वक्त भी जो बुक्स में या फिर जो अभी भी उनके पाइपलाइन में है जो इस वक्त रेवेन्यू कर रहा है, उसमें भी कोई बड़ा ड्रग नहीं है जो इमीडिएटली कंपनी को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो चिंताजनक स्थिति। तो बाजार बंद होने का समय करीब आ गया, इसलिए फिलहाल इस चर्चा को हमें रोकना पड़ेगा। लेकिन ये डिटेल्स जैसे निकल कर आए, मार्जिन पे थोड़ा निराशा है। मार्जिन बढ़े हैं साल दर साल थोड़े से 10 बेसिस पॉइंट, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे 19.2 की, तो उतना नहीं है। प्रकाश चार्ट देख चुके हैं, जल्दी से बताइए सिप्ला का हाल और फिर मार्केट क्लोजिंग देखते हैं। सिप्ला मुझे लगता है कि सिप्ला में थोड़ी एग्जॉशन है, लेकिन लोअर लेवल से बहुत ही सपोर्ट है। करीब 630 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना है, 650 तक जा सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एग्जॉशन पैटर्न है अपर रीजन्स पर सिप्ला। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए कॉल। लेकिन मार्केट पर ध्यान दीजिए, देखिए निफ्टी बैंक आज का हीरो साबित हुआ है। 28,000 के पार निकला, 27,900 पर वो सिग्नल आ गया था कि ये तेजी पकड़ेगा। वहां से कुछ नीचे आए हम दोपहर के आसपास, उसके बाद फिर रफ्तार। तो 190 अंकों की बढ़त पर ये इंडेक्स जाकर टिक रहा है। बैंकों में, निजी बैंकों के साथ सरकारी बैंकों ने आज अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज के टॉप परफॉर्मर्स में शामिल है। आईसीआईसीआई बैंक देखिए, इसमें भी अच्छी खासी तेजी बनी। एक्सिस में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। ये काउंटर भी करीब आधे % की बढ़त के साथ बंद होता हुआ। तो ये ट्रैक्शन वाले काउंटर्स सिप्ला नतीजों के बाद अब 2-2.25% ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा योगदान है आज के ट्रेड में, 3% की बढ़त इसने कमाई। ठीक इसके पीछे ओएनजीसी दौड़ा, नाटको फार्मा बाजार बंद होते होते इसके भी नंबर्स आ गए। इसका तो बड़ा एक्शन कल ही देखने को मिलेगा, मुनाफा बढ़ गया है। लेकिन मिड कैप साइड पर भी ढेरों ट्रेडिंग आइडियाज आज प्रदीप निकल कर आई है, नंबर्स का ही पूरा प्ले रहा है। और पटेल इंजीनियरिंग जैसे मामलों में ऑर्डर का जो काफ़ी आज उत्साह है, और साथ ही खबरों का, क्योंकि आप देखिए आइनॉक्स लेजर करीब 7-7.25% ऊपर जाते हुए, पीवीआर थोड़ा ऊपर के लेवल पर, वहाँ पे ज़रूर दबाव देखने को मिला।
चूँकि फाइनल फैसला तो टल गया है, अब आपको 3 सितंबर तक इंतज़ार करना पड़ेगा कि मल्टीप्लेक्स में आप खाना ले जा पाएंगे या नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन बाजार बंद हुए तो सबसे पहले इंडेक्स पर नज़र डालिए। 11,455, तो 11,450 के ऊपर, 11,425 के ऊपर ही अगर बंद होता तो हमने कहा था कि काफ़ी बुलिश होगा, लेकिन ये तो 11,450 के ऊपर बंद हो गया। सेंसेक्स जबरदस्त मजबूती, निफ्टी मिड कैप पॉजिटिव जोन में फाइनली लौटकर बंद हुआ है गिरावट के बाद, और निफ्टी बैंक कंफर्टेबली 28,000 पे भी पुट राइटिंग हो रही है, हमने आपको बताया था। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और वो भी बेहतर क्लोजिंग आज के दिन दिखाते हुए। जाते जाते स्टरलाइट टेक एक बार फिर से देखिए, हमने इसी शो के दौरान आपको कॉल दी थी और जबरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। प्रकाश के इस कॉल में शेषशाही पेपर एक स्टॉक पे नज़र डालिए। ये इस हफ्ते की शुरुआत में हमने आपको बताया था, सोमवार के दिन अल्पेश ने इसको रेकमेंड किया था और ये 6.5% आज फिर से चला। इस हफ्ते में 20% के मूव। पिछले हफ्ते हेमंत ने आपको पेपर स्टॉक बताए थे और तब से अब तक इस पूरे सेक्टर में जो जबरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, अब तक के परफॉर्मेंस देख के तो लगता है कि ये सेक्टर शायद इस महीने का सुपर हिट साबित होने वाला है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त खरीदारी। HEG एक और स्टॉक है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो नेट फाइनली बाजार बंद होते होते अब मार्केट ब्रेथ थोड़ी सी नेगेटिव है, लेकिन जिस तरह का मूड है, अगर वॉल्यूम वाले स्टॉक्स देखिए, इंडेक्स देखिए, वायदा कारोबार में भी कुल मिलाकर मूड देखिए, तो जहाँ पे कोई खबर या नतीजों की वजह से गिरावट आई है उसको अगर साइड में रखें तो मूड तो खरीदारी का ही रहा। जी हाँ, तेजी की पोजीशंस ओवरऑल मार्केट में जरूर ली गई हैं। चलिए इसी के साथ हमारे जानकारों से भी इजाजत लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए समय निकालकर आज के ट्रेड पर अपनी राय देने के लिए। फटाफट देख लेते हैं फिर आज के दिन जहाँ पर भरपूर एक्शन रहा है खबरों का। स्टॉक 2020 में हमारे कैप्टन्स के रिटर्न कैसे रहे, और देखिए हेमंत एक बार फिर लीड लेते हुए, कल नीरज ने अच्छे खासे रिटर्न्स और हेमंत को मात दी थी, लेकिन हेमंत आज लौटे हैं मैदान में तेजी की पोजीशंस लेकर। नेक्टर लाइफ साइंसेज, HOV सर्विसेज, EIH और कोपरेन ये तेजी वाले खिलाड़ी साबित हुए हैं। नीरज की टीम पटेल इंजीनियरिंग, आइनॉक्स विन, PNC इंफ्राटेक और गेल, इन सब में हमने देखी अच्छी बढ़त। तो स्टॉक 2020 में जीत तो हमारे दर्शकों की हो रही है लगातार, जिस तरह से दोनों कप्तान आपको एक के बाद एक शानदार आइडियाज देते जा रहे हैं। लेकिन अब हुई बाजार की बात पूरी, आपको बताते हैं आवाज अड्डा में आज क्या है सवाल। हमारा सवाल है कि क्या सरकार की शह पर होते हैं देवरिया या मुजफ्फरपुर जैसे कांड। आप हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं।